तो आज के क्लास में हम क्लास 12th का जो सबसे बड़ा चैप्टर है, क्लास 12th का मान के चलो जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को खत्म करने में लगभग दो से ढाई महीना लग जाता है अगर अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ाया जाए इसको। ठीक है, लगभग हमें भी उतना ही टाइम लगेगा टू कंप्लीट दिस चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था मैथ्स में अभी तक हमने कैलकुलस इससे पहले पढ़ रहे थे। और कैलकुलस में हमने पहले क्या देखा, हमने कंटिन्यूटी देखा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, जो आईएससी वाले हैं वो कैलकुलस पढ़े। उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा, ये सब पढ़ा था। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन क्या होता है देखा था। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बाद अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रल्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अभी हम ये वाला कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पढ़ लिया, अभी हम इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करने वाले हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए हमें इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लास 12th के बच्चों के लिए, ये बच्चे जनरली मैंने जहां तक देखा है बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्टी इसलिए लगता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप जिस दिन जो मैं करवाता हूं, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 1.5 घंटे का क्लास होता है, जिस क्लास में जो करवाता हूं उसी दिन अगर वैसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और उसके बाद लगातार अगर इस चैप्टर को रिवाइज करते गए तो ये हलवा बन जाए। इतना आसान है, अच्छे से इसको पढ़ना है और समझना है और हर एक बारीकियों को याद रखना है। अब इस टॉपिक को करने के लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूले की जरूरत होगी। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे कैलकुलस, वैसे वैसे मैं इन कैलकुलस का फॉर्मूला आपको बताते हुए जाऊंगा। उसके साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री का भी फॉर्मूला हमारे दिमाग में होने चाहिए। और मोस्टली जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हमने डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन करते वक्त जो देखा था, वही मोस्टली सारे ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस या ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यहां पे इस्तेमाल होंगे। तो इतना ही ओवरव्यू होपफुली आपके लिए आज के लिए काफी है कि इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में या इंटीग्रल कैलकुलस में हमें करना क्या है। अब आते हैं, समझते हैं इंटीग्रल्स होता क्या है, उसको समझते हैं। तो इंटीग्रेशन की अगर बात करें या इंटीग्रल्स की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देखे होगे, हमें मान लो कोई छोटा सा चीज का वैल्यू पता है। मान लो अगर मैं एक ग्राफ है, मान लो एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे कितना एरिया है हमें कैसे पता चलता है। मैं यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो इसके अंदर जो एरिया बनेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लो जो ग्राफ होगा वो मान लो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, अगर वो ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, अब इसके अंदर हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो अगर मुझे बहुत सारा चीजों को, अगर हम पूरा लेमन लैंग्वेज में समझे, अगर बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को जोड़ दे तब जाके हमें, या उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था अगर हम एक बहुत बड़ा चीज है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़े या d/dx मतलब एक छोटा सा पार्ट निकाले, तब हम डिफरेंशिएट करते थे, मतलब छोटा सा पार्ट निकालते थे। और इंटीग्रेशन में क्या करना है, हमें छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करने पे, मिला देने पे
जो चीज या मिलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है इंटीग्रल्स। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर सम करना है या ऐड ही करना है तो हम ये वाला सिंबल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? समेशन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज, अगर याद आ रहा था सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन ऑड नंबर, फॉर्मूला हमें पढ़ा हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो वो वहां पे भी तो एडिशन हो रहा था और इंटीग्रेशन में भी आपने बोला कि ऐड करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इस चीज को भी समझना। हम समेशन वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमारे पास डिस्क्रीट फंक्शंस हो। कब इस्तेमाल होगा? जब हमारे पास डिस्क्रीट फंक्शंस हो। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब अगर मान लो मुझे ऐड करना है 1 2 3 4, क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, नंबर्स आ रहे। हम सारे नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे, कुछ कुछ पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं। जब हम कुछ कुछ पार्ट्स को ऐड कर रहे होते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं इस समेशन का, ठीक है। लेकिन जब हमें कोई कंटिन्यूअस चीज को ऐड करना हो तब हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फील आ जाए। अगर इंटीग्रेशन में फील आ गया ना तो इंटीग्रेशन हलवा बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसका फील नहीं ले पाए तो जिंदगी बर्बाद कर देगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले ही क्लास से आराम से धीरे धीरे से मैं समझा रहा हूं, पूरे बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को पानी पिलाते हैं ना चम्मच से, वैसे ही समझा रहा हूं आपको इंटीग्रेशन। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तुरंत के तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, समझ में आ गया इंटीग्रेशन कहां पे इस्तेमाल करना होता है और इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन मेनली हमें क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना है। उस फंक्शन या उस तरीके को या उस मेथड को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। चलो, अब इसको करेंगे कैसे? इतने ये तो बोल दिया कि इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना है। चलो, मान लिया सर आपकी बात, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करेंगे। अब उधर जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें जो ये हमारे जो सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इंटीग्रल्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनाइट में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि हमें पढ़ना क्या है, इंटीग्रल्स चैप्टर में हमें सीखना क्या है। हमें दो तरीके के इंटीग्रेशन सीखने हैं, एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक दूसरा है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में भी डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब होता है जो कि आप कॉलेज में जब जाओगे या अगर मैथ्स में कभी पीएचडी वगैरह अगर किए, अगर मन हुआ करने का, वहां पे जरूर पढ़ोगे। या फिर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो वहां पे भी मैथ्स में आपको डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे इन क्लास 12th लेवल हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे और सिंगल इंटीग्रेशन को समझेंगे। और सिंगल इंटीग्रेशन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन पे चलेंगे, जब चलेंगे उस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एंटी लग जाएगा मतलब वो फीमेल नहीं बन गया या अंकल आंटी का वाला आंटी नहीं, एंटी लग जाता है मतलब उल्टा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, अगर पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है। कैसे? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, d/dx ऑफ, हमने ये पढ़ा हुआ है sin x, क्या होता है? d/dx ऑफ sin x क्या होगा? cos x होता है या नहीं होता? अगर मैं, अब यहां पे देखो, अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करता हूं, क्या करता हूं? cos x को अगर मैं
इंटीग्रेट करता हूं, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करता हूं, cos x dx को, तो मुझे क्या मिलेगा, sin x प्लस सी मिलेगा। अब ये c क्या है इसके बारे में भी समझेंगे, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो। तो अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे cos x मिलता है। अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। ठीक है, अब ये c क्या है, sin x क्या है, इन सबको जरा समझते हैं। ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन, ये बोला जाता है। अब यहां पे एक dx आपको मिल रहा होगा, इस dx को आप बोलते हैं डिफरेंशिएशन या एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहां पे ये जो फंक्शन है cos x, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रैंड, और ये जो c है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, इसको जरा समझते हैं। मान लो आपके पास एक फंक्शन है fx, ठीक है, fx dx, और आप उसे इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, या फिर इसको हम समझते हैं यहां पे c क्यों लिखा गया, एक कांस्टेंट क्यों लिखा गया, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मेरा क्या होता है, cos x होता है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करूं, मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे sin x मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब अगर मैं मान लो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 करता हूं, तब भी मुझे क्या मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन मिलेगा cos x, क्योंकि इस 5 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पे सिर्फ cos x का इंटीग्रेशन करना चाहूं, अब देखो मैंने क्या बोला, मैं इसको इंटीग्रेट करने पे मुझे ये मिलना चाहिए, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मुझे क्या मिलेगा, मुझे sin x मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे sin x प्लस 5 है, ये मिलना चाहिए। लेकिन cos x dx का इंटीग्रेशन करो तो यहां पे sin x मिल रहा है, और यहां पे cos x dx का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मुझे sin x प्लस 5 मिल रहा है। तो यहां पे इस चीज का तोड़ बनाने के लिए या निकालने के लिए क्या किया गया, इसके साथ एक कांस्टेंट या हमेशा c को जोड़ के लिख दिया गया। चाहे इसके साथ और कुछ भी ऐड हो जाए, प्लस 1 लाख भी ऐड क्यों ना हो जाए, यहां पे तो फंक्शन अलग अलग है, लेकिन इंटीग्रेट करने पे मुझे यहां पे कांस्टेंट मिलेगा। समझ आया या नहीं है। तो ये था आपका बेसिक इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। अब हम कुछ फॉर्मूला यहां पे नोट डाउन करेंगे जिसको हमें दिमाग में रखना है टू सॉल्व या टू डू आवर इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं यहां पे कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो यहां पे बोर्ड पे मैंने कुल मिला के कुछ 20 फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं। ठीक है, 20 फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं और जिनको आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। ये लिख के ले लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है क्वेश्चन आगे नहीं कर पाओगे। तो इन बेसिक 20 फॉर्मूले को आपके दिमाग में रहना है। इसमें और भी फॉर्मूले आएंगे, अभी तो शुरुआत है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जिसको आपको याद रखना है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं जिससे फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा या आप याद कर ले जाओगे। अगर आप यहां पे कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, 1 से लेके 20 तक मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई भी फॉर्मूला को उठा के देख लो। अगर मैं यहां पे देखूं
1/x dx, ये एक एग्जांपल है। या फिर इधर ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला एग्जांपल ही उठाते हैं, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n+1/n+1+c, ये फॉर्मूला है ना। अगर आप देखो इस चीज को आप डिफरेंशिएट करते हो, इस चीज को आप डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर आपको ये वाला चीज मिल रहा है तो ये फॉर्मूला सही है। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, जैसे कि d/dx ऑफ log x आपका क्या होता है फॉर्मूला, 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, देख लो। d/dx ऑफ log x होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x। वैसे ही अगर आप देखो d/dx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c। तो यहां पे आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, अगर आप RHS को डिफरेंशिएट करोगे ना, RHS को आप कोई भी चीज में RHS को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको LHS, ठीक है। तो याद रखने का एक क्या तरीका हो गया, अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, मतलब आप अभी तक डिफरेंशिएशन करते हुए आ रहे हो, तो फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो याद होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रख लेते हो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकाल लोगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे फॉर्मूला याद रखें, समझ आ रहा है। तो इसी 20 फॉर्मूले को यहां पे अभी नोट डाउन कर लो, इसी के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस करेंगे। ये जो 20 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, इसी के ऊपर 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये कार्यक्रम या ये चीज यूज कैसे किया जाता है। फॉर्मूला तो पता चल गया, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी सीखना है। तो इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलो, यहां पे मैंने कुछ 4 फॉर्मूले या क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बोल सकते हो इसको क्वेश्चन, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं एज फॉर्मूला, ठीक है, सेकेंडरी फॉर्मूला बोल सकते हो। मैं क्वेश्चन के रूप में ही करके चलता हूं। यहां पे जो पहला वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n+1/n+1+c, ठीक है, ये होता है। अब देखो यहां पे अगर ये फॉर्मूला यहां पे लगाया जाए तो क्या होगा, x टू द पावर 4 dx है, बेसिक से बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n के जगह पे 4 है, तो 4+1/4+1+c। यहां पे याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूला पुट करने के बाद और ये इंटीग्रेशन सिंबल, या बोल सकते हो जब आप फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर लिए, वहां पे इंटीग्रेशन सिंबल नहीं दोगे, और जहां से इंटीग्रेशन का सिंबल हटा वहां से आपको +c लिखना होगा, ठीक है। जहां तक इंटीग्रेशन का सिंबल है वहां तक c लिखने की जरूरत नहीं, जहां पे इंटीग्रेशन का सिंबल हटा वहां पे c लिखना शुरू कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 5/5 + c। ये हमारा आंसर है ना। अब यहां पे आते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √x। यहां पे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला √x का तो नहीं था, जो 20 फॉर्मूला हमने देखे थे। तो क्या मैं इस चीज को इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मैं यहां पे डालूंगा फॉर्मूला, ये वाला वही फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 + c। यहां से देखो, यहां से मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल हटाया तो यहां पे +c लिखा। जैसे जब तक ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है तब तक आपको dx लिखते हुए जाना है। जैसे ही आप इंटीग्रेशन का सिंबल हटाओगे, क्या लिखोगे, c लिखोगे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, x टू द पावर 3/2 + c।
या फिर इसको अगर फर्दर सॉल्व करके लिखो तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। होगा या नहीं होगा? बस फॉर्मूला पुट किया हूं और कुछ नहीं किया हूं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद यहां पे आते हैं 1/√x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू द पावर 1/2 प्लस dx लिख सकता हूं। इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब मैं इधर फॉर्मूला डालूंगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1। होगा या नहीं होगा? प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस सी। होगा या नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 1/2 मतलब 2√x प्लस सी। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? समझ में आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट इधर आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x टू द पावर 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको x टू द पावर -3 dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x टू द पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा x टू द पावर -2 बाय -2, तो माइनस ऊपर ले जाओ तो -1/2x का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? होगा या नहीं होगा? माइनस था तो ये इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया माइनस हटाने के लिए, ये माइनस ऊपर चला गया तो ऊपर बचा 1, तो 1/-1/2x स्क्वायर प्लस सी। होगा या नहीं होगा? चलो एक क्वेश्चन बताता हूं, ये क्वेश्चन जरा करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होगा बताना। मुझे पता था तुम लोग गधो ये काम करोगे। क्या कियोगे मैं बता रहा हूं। ये किया हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, ऐसा करके क्यों? ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। देखो फॉर्मूला में मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x होता है प्लस सी। बताया था या नहीं बताया था? तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब, हर जगह अप्लाई होगा लेकिन एक जगह पे अप्लाई नहीं होगा। कब? जब n इज इक्वल टू -1 होता है। अगर n इज इक्वल टू -1 होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये हमेशा हमेशा ध्यान में रखना। बच्चे ये गलती करते हैं, पता नहीं क्यों, कैसे करते हैं, ये मत करना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 करके मत करना, ये फॉर्मूला मत लगाना। क्या है इसका मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है 1/x dx का log x प्लस सी, ठीक है। समझे या नहीं समझे? चलो मान लो ये दो क्वेश्चन गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं है, यहां पे हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हमें पता है 1 प्लस cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos² x होता है। होता है या नहीं होता? अरे होता है या नहीं होता? फॉर्मूला याद है या नहीं है? अगर याद नहीं है तो याद रख लो, 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos² x। तो यहां पे 1 प्लस cos 2x की जगह पे ये फॉर्मूला डाल दो, तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2/2 cos² x dx। 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? 1/cos² x, और 1/cos² x क्या होता है? sec² x होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। अब sec² x dx का क्या फॉर्मूला है? अभी लिखवाया था, फॉर्मूला देखो और बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या होता है? tan x प्लस सी। तो ये कितना हो गया? tan x प्लस सी।
हो गया, ये हमारा आंसर है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन पे आता है। अब यहां पे 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 गेट्स कैंसिल, 1 बाय साइन क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। और अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है फॉर्मूला, बताओ। इतना याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता था? d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता था? cos x स्क्वायर एक्स होता था। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर डीएक्स कितना होगा? माइनस cot x। तो ये हो गया माइनस cot x प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको क्या करें? अब देखो cos 2x का क्या फॉर्मूला होगा, इधर से ही निकाल सकते हैं। cos 2x का यहां पे अगर देखें cos 2x कितना हो जाएगा, यहां से cos 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा या नहीं होगा? तो यहां पे मैं cos 2x के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो कितना बचा? 1 बाय cos स्क्वायर एक्स। तो कितना हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो गया आंसर? tan x प्लस सी। ये हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं आया? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए। अब यहां पे जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास रूल्स थे, एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल थे ना वहां पे, याद आ रहा है डिफरेंशिएशन में? वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल्स है, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, ये वाला बोर्ड लिख चुके हो, तो कुछ बेसिक रूल्स पे आते हैं। क्या बेसिक रूल्स है? पहला रूल है, जैसे वहां पे होता था, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर याद करें कोई एक कांस्टेंट है a इंटू एफ एक्स होता था, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे? कांस्टेंट को बाहर लाते थे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते थे या नहीं करते थे? वैसे ही इंटीग्रेशन में है, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स गिवन है, k क्या है? सम कांस्टेंट, तो क्या करना है? k को बाहर ले आओ, फिर इंटीग्रेट करो एफ एक्स dx। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, क्या? अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर लेके डिफरेंशिएट करते थे। वैसे ही इंटीग्रेशन में करना है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आना है, फिर सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, दूसरा रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्या रूल है? मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन है और उसका dx गिवन है। ठीक है, इंटीग्रेट करते थे, वहां पे क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में या प्लस माइनस यहां पे दे देते थे। ठीक है, वहां पे क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में इसको अलग से डिफरेंशिएट करते थे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करते थे, फिर ऐड करते थे। वही सेम चीज यहां पे भी करना है। क्या? इसको अलग से इंटीग्रेट करो एफ एक्स को, और इसको अलग से इंटीग्रेट करो दूसरे वाले फंक्शन को, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी करना है, उनके बीच में जो भी सिंबल है वो कर लो। डिफरेंशिएशन में जो रूल था, इंटीग्रेशन में भी वही रूल है। हाँ, एक चीज, डिफरेंशिएशन में हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, क्वेश्चन रूल था। इंटीग्रेशन में हमारे पास वो दोनों रूल अवेलेबल नहीं है, नो प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। ठीक है, बच्चे यहां पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बताता हूं।
बच्चे जनरली अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं या फिर क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। मत करना, हम यहां पे इंटीग्रेशन में, मेनली इंटीग्रेशन में हम प्रोडक्ट रूल या फिर क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या फिर डिवीजन या क्वेश्चन के फॉर्म में हो, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। हम जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चंस करेंगे, इसी रूल्स के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास। लगभग 20-30 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको ताकि प्रैक्टिस बने। लेकिन ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे डिवीजन के फॉर्म में भी होगा, जहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में भी होगा। तो वहां पे कैसे सॉल्व करना है, वहां पे हमें ये ट्राई करना है कि हम उस प्रोडक्ट को या फिर क्वेश्चन को तोड़ के हम उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में ले आए। इंटीग्रेशन में हमारा ये कोशिश रहेगा। यहां पे दिमाग में बैठा लो, यहां पे प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल नहीं है, अभी के लिए नहीं है। यहां पे इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल आता है जो कि है बाय पार्ट्स, उसको हम बाद में बात करेंगे, आपके कोर्स में है, उसको पढ़ना भी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं है। जब आएगा या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे हम उस चीज को या दो फंक्शन को प्रोडक्ट से अलग कर ही नहीं पा रहे, वहां पे हम बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी के लिए वैसे क्वेश्चन हम नहीं देख रहे हैं। अभी 10-15 क्लास वैसे ये मान के चलो कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या रूल्स हो गए, दिमाग में बैठा रूल्स या नहीं? जो फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है आज के क्लास में, जो 20 फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास थोड़ा दिमाग में डाल के आ जाना। हम इसी रूल्स के बेसिस पे 20-30 क्वेश्चन, 20-30 तो नहीं, हाँ लगभग 20 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, मैथ्स में मैं हर क्लास में बोलता हूं, मैथ्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना फास्ट होगा और एग्जाम में आपका दिमाग उतने अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इंट्रोडक्टरी के लिए इतना काफी है। आज के क्लास में के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपका फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मैं अपने कंटेंट में कुछ सुधार कर सकूं या फिर आपको अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड कर पाऊं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।